प्यारे बच्चों, मित्रों सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता का दूसरा भाग। देखिए मित्रों, गुट निरपेक्ष आंदोलन, चूंकि देखा जाए गुट निरपेक्षता की नीति जो है हमारी नेहरू जी की, उस समय अधिकांश नवोदित राष्ट्रों को पसंद आया था और बड़े ही भारी मात्रा में राष्ट्र गुट निरपेक्ष ताकि अंग गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण करने लगे थे। और इतना ही नहीं, इतने भारी मात्रा में इनकी संख्या बढ़ी कि यही संख्या एक प्रकार से आंदोलन का रूप धारण कर लिया था, और जिसको जो है हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो है गुट निरपेक्षता की शर्तों में हम इस बात को पढ़ेंगे कि वे कौन से राष्ट्र हैं जो गुट निरपेक्षता की श्रेणी में आते हैं और हमारी जो है गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण कर सकते हैं और गुट निरपेक्षता के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन कौन से राष्ट्र हो सकते हैं, किसको सदस्य बनाया जाए और कौन से राष्ट्र गुट निरपेक्ष माने जाएंगे, तो उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता की शर्तें क्या थी, कौन से राष्ट्र वही राष्ट्र गुट निरपेक्ष माने जाएंगे जो इन शर्तों को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए 1961 में गुट निरपेक्षता का पहला जो आंदोलन बैठक हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। तो 1961 में गुट निरपेक्षता के तीनों कर्णधारों ने गुट निरपेक्ष देशों के इस आंदोलन में प्रवेश की 5 शर्तें रखी थी, जो इस प्रकार थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक, पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, उसी बेलग्रेड सम्मेलन में ये बात निश्चित हुई थी कि कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश करने के लिए। पहला नंबर, जो सदस्य देश है वो स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो, अर्थात किसी महाशक्तियों के कहने सुनने से कोई काम नहीं करता हो, अपनी नीति वो स्वयं बनाता हो। ठीक है, दूसरा है सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, अर्थात सभी राष्ट्र तुरंत तो आजाद हो नहीं गए, जो अभी भी गुलाम राष्ट्र बने हुए हैं उनको भी आजादी के लिए प्रयत्नरत रहें और जो है उपनिवेशवाद का वो विरोध करें। तीसरा है सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो, अर्थात सैनिक का मतलब महाशक्तियों के किसी गुट का सदस्य ना हो। चौथा नंबर है सदस्य देश किसी बड़ी शक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता ना किया हो। द्विपक्षीय का मतलब महाशक्तियों के साथ कोई समझौता ना हुआ हो, कोई संधि ना हुई हो। अगला है सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति ना दी हो, अर्थात ऐसा ना हो कि किसी महाशक्ति के साथ हमने कोई समझौते के द्वारा अपनी कोई जमीन दे दें कि आकर यहाँ आप इकट्ठे रहिए, अपने सैनिक अड्डे को बनाइए, कोई अपना बंदरगाह ना दे दें, कोई टापू ना दे दें कि आकर अपना सैनिक बेस यहाँ पर स्थापित कीजिए। ठीक है, अर्थात देख सकते हैं एक बार फिर से, स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो, उपनिवेशवाद का विरोध करता हो राष्ट्र, किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो और महाशक्तियों के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता ना हो, और उस देश ने अपने देश में कोई महाशक्तियों का सैनिक अड्डा बनाने के आर्डर पास न किए हो। ठीक है, ये है शर्तें। अगला है गुट निरपेक्षता की विशेषताएं। मित्रों, यहाँ देख सकते हैं गुट निरपेक्षता की विशेषताओं में जो पहला नंबर है वो है शीत युद्ध का विरोध, अर्थात जो भी गुट निरपेक्ष राष्ट्र होंगे, महाशक्तियों की ये तनावपूर्ण नीति, प्रतिस्पर्धात्मक नीति, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष जलन कर रखने वाली नीति से उत्पन्न शीत युद्ध का दोनों विरोध सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्र विरोध करेंगे। यही गुट निरपेक्षता की विशेषताओं में पहली विशेषता है, अर्थात शीत युद्ध का विरोध करना, क्योंकि शीत युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है, हमेशा लड़ाई की भावनाएं व्याप्त होती रहती है। मानव मस्तिष्क में युद्ध की भावनाओं को प्रक्षेपित करने वाला युद्ध या विकसित करने वाला युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। ठीक है, दूसरा है सैन्य गठबंधनों का विरोध करना, यानी जो सैन्य गठबंधन बने हुए हैं, नाटो और वार्सा पैक्ट जैसे गठबंधन, दोनों में शामिल तो होना नहीं है किसी गुट निरपेक्ष राष्ट्र को, और दोनों गुटों के इस प्रतिस्पर्धा को, ठीक है, उसका भी विरोध करना है सैन्य संगठनों का, यानी सैनिक संगठनों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मान्यता देना जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में निहित है। ये हमारे गुट निरपेक्ष देशों का एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य भी है। ठीक है, अगला है गुट निरपेक्षता की नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा हस्तक्षेप की नीति है, अर्थात किसी राज्य में हस्तक्षेप न करना, सह अस्तित्व आपस में सहयोग को बनाकर रखते हुए
फाथ फाथ जीना अर्थात जियो और जीने दो के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता की नीति में शीत युद्ध का विरोध करना, सैन्य संगठनों का विरोध करना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हम उन सभी नीतियों का विरोध करते हैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो कहीं न कहीं शांति के रूप में बाधक हैं, जिससे किसी युद्ध का जन्म हो सकता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा इन सब के स्थान पर प्रेम पूर्ण सौहार्द और सहयोग की भावना को जन्म देता हो। ये जो है गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं, गुटनिरपेक्षता का ये उद्देश्य है। अर्थात एक प्रकार से शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करना ही गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है, उसका सिद्धांत भी है। अगला है गुटनिरपेक्षता राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन है। अर्थात गुटनिरपेक्षता के द्वारा किसी गुट में शामिल न होकर केवल दोनों गुटों से अपने पारस्परिक प्रेम सद्भाव के द्वारा अपने हितों को प्राप्त करना, पूर्ण करना, बनाए रखना और ठीक है आदि इसका एक साधन के रूप में प्रयोग करना है गुटनिरपेक्षता का। ठीक है, अगला है शस्त्रीकरण का विरोध करना। अर्थात गुटनिरपेक्ष जो विश्व शक्तियों में शीत युद्ध के चलते महाशक्तियों के बीच में जो शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा, भयानक हथियारों का निर्माण की एक होड़ लगी थी, उसका भी विरोध करना गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि ये हथियार आज नहीं तो कल फटेंगे ही, जब फटेंगे तो महाविनाश को निमंत्रण देंगे और हथियारों की ही द्वारा जो है दोनों राष्ट्रों के बीच में तनाव को बढ़ावा मिलेगा और हथियारों की अधिकता की वजह से दोनों एक दूसरे के नज़दीक कभी नहीं आएंगे, ज़्यादातर विध्वंसकारी गतिविधियों में ही लिप्त रहेंगे। इसीलिए शस्त्रीकरण का भी विरोध करना गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक उद्देश्य था। यानी भयानक से भयानक हथियारों का निर्माण होना बंद हो जाए, स्पर्धा बंद हो जाए, घृणा और एक दूसरे के बीच में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या ये सब बंद हो जाए। अर्थात कोई ऐसी कार्रवाई ना बची रहे दोनों के बीच में जो आने वाले समय में एक विनाशकारी युद्ध को जन्म दे। ठीक है, अगला है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना। यानी एक साम्राज्य अपने साम्राज्य के विस्तारीकरण और गुलामी प्रथा जो एक प्रकार से पहले की व्यथा धीरे धीरे अभी कुछ राष्ट्रों में भी बनी हुई थी। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत से राष्ट्र देखते हैं, कोई कब आज़ाद हुआ, कोई कब आज़ाद हुआ। तो ऐसे ही साम्राज्यवाद, साम्राज्य के विस्तारीकरण और उपनिवेशवाद का भी विरोध करना गुटनिरपेक्षता की एक विशेषता है या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का उद्देश्य होता है। अगला है जातिवाद तथा रंग भेद का विरोध। मित्रों, जातीय व्यवस्था के आधार पर, वर्गीय व्यवस्था के आधार पर जो ये भेदभाव होता है, जो काले और गोरों में जो ये भेदभाव होता है, उसका भी विरोध करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक उद्देश्य है। ऐसे भी मित्रों जहाँ देखा जाए तो कालों के साथ बड़ा ही भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। यहाँ पर के अफ्रीकन नागरिक जो हैं बहुत ही पिछड़े हुए हैं बेचारे, ब्लैक कलर के। इन गोरों ने उनके ऊपर, ज़्यादातर गोरे राष्ट्रों ने उनके ऊपर राज भी किया। तो ये रंगभेद की नीति, जात यानी हर प्रकार के भेदभाव का विरोध करना, ये भी गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य होता है। अगला है अपनी स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना। भाई जब हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे तो हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारा अस्तित्व भी स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्रता के लिए खतरा तो तब पैदा होगा जब हम अपने आप को किसी एक गुट में जोड़ लेंगे। ठीक है भाई, हम स्वतंत्रता का मतलब जैसे हमने आपको बताया था ना, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है, चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो। तो भाई अगर हम महाशक्तियों से जोड़ लिए तो सीधी सी बात यही है कि अपनी स्वतंत्रता को हम उनके गिरवी रख दिए। ठीक है, हम वो कार्य कभी नहीं कर सकते जो महाशक्तियां नहीं चाहेंगी। ठीक है, अगर हम उनके गुटों में शामिल नहीं रहेंगे, अगर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना है तो गुट निरपेक्षता से दूर ही आपको रहना, गुटबंदी और महाशक्तियों के गुट वाली रणनीति से दूर रहना है। इससे आप स्वतंत्र भी रहेंगे, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व भी बना रहेगा। अगला है महाशक्तियों की कठपुतली बनने से बचना। मित्रों, ये बात सत्य है कि अगर हम किसी गुट में शामिल होते हैं तो महाशक्तियों की कठपुतली बन जाते हैं उसी समय, क्योंकि हम महाशक्तियाँ हमें बहुत सारी सुविधाएं देंगी और हमारा अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमारी स्थिति केवल एक महाशक्तियों का एक उपग्रह बनने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा। जो वो कहेंगे वो हमको मानना पड़ेगा और वही हमको करना भी पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया गुट निरपेक्षता की विशेषताएं। ठीक है,
जो एक प्रकार से तृतीय विश्व युद्ध के तृतीय विश्व के देशों के लिए लाभदायक थी। मित्रों, तृतीय विश्व के देश वही कहे जाते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए हैं, जिनमें अधिकांश राष्ट्र विकासशील राष्ट्र हैं या निर्धन राष्ट्र हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।